अमित, क्विज टाइम। यस। रेडी है? यस। ध्यान से सुनिएगा। हम दो हैं और हम जुड़वा हैं, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को आज तक नहीं देखा है। कोई हिंट? वैसे तो हमारा काम सुनने का है, लेकिन लोग अक्सर हमें खूंटी समझकर कभी मास्क टंगा देते हैं तो कभी चश्मा टंगा देते हैं। गॉट इट, कान। बिल्कुल सही। हमारे कान बहुत काम करते हैं, लेकिन जरा सोचिए हम अपने कान का कितना ख्याल रखते हैं। आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम बात करेंगे हियरिंग लॉस को लेकर, यानी कि बहरापन, जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कंवर सेन। आपका स्वागत है सर। आप हैं प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल ENT कंसल्टेंट, RML हॉस्पिटल। साथ ही वेलकम कीजिए डॉक्टर राजीव कुमार का। नमस्कार। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं ENT एम्स नई दिल्ली से। डॉक्टर कंवर सेन, आप इसे शुरू करते हैं। हमें तो ये बाहर का कान दिखता है जी, लेकिन कान की एनाटॉमी की बात करें तो एक्सटर्नल के साथ साथ मिडल इनर ईयर भी होता है। और क्या ये जादू है? कैसे हम साउंड सुन सकते हैं? देखिए, जो हम कान देखते हैं बाहर वाला, ये एक्सटर्नल ईयर है और ये कैनाल से जुड़ा होता है अंदर मिडल ईयर से और इंटरनल ईयर से। और मिडल ईयर और इंटरनल ईयर विजिबल नहीं होता है, और कैनाल में अगर कोई फॉरेन बॉडी हो या वैक्स हो तो सुनाई देना कम हो जाता है। उसके अलावा मिडल ईयर में अगर वहाँ एक मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर पर्दे से जुड़ा होता है, अगर पर्दे में छेद हो तो सुनाई देना कम हो जाता है। और इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर में अगर कोई इन्फेक्शन हो तब भी हमारा जो है हियरिंग प्रभावित होती है। जी, लेकिन डॉक्टर राजीव, ये हियरिंग लॉस होता क्यों है? ये डेफनेस से अलग कैसे है? हियरिंग लॉस बेसिकली बिकॉज ह्यूमंस, जो हम लोग हैं, हम सुनने के लिए जो भगवान ने हमें एक माध्यम दिया है, वो माध्यम है कि जो साउंड है, एनवायरमेंटल साउंड है, कोई भी आपको बोल रहा है, द एक्सटर्नल ईयर विल गैदर दैट साउंड एंड द मिडल ईयर विल प्रोसेस दैट साउंड थ्रू inner ear, and then there is a hearing nerve which is known as auditory nerve, and then the signals will transfer. जो signals हैं वो वहाँ से brain में auditory cortex होता है जो हमारा दिमाग में, वहाँ पे तक पहुँचाते हैं। तो बेसिकली ये पूरा एक पाथवे है हियरिंग का। तो इस पाथवे में कहीं भी कोई भी रुकावट है तो उससे हमारा हियरिंग कम हो सकता है, और उसका लेवल डिपेंड करता है कि कितना डैमेज है पाथवे में। उस हिसाब से हमें इसे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कंडक्टिव हियरिंग लॉस या सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस कह सकते हैं। जी, आज हम हेलो डॉक्टर में सुनने की शक्ति पर ही फोकस कर रहे हैं। यदि आप डॉक्टर राजीव, डॉक्टर कंवर सेन से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो डॉक्टर राजीव, जैसे अब बहुत इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज होती हैं, अस्पताल में जाके संस्थागत प्रसव, तो क्या जो कंजेनिटल डेफनेस है उसके केसेस में कमी आई है? जल्दी स्क्रीनिंग हो जाती है? सो द गवर्नमेंट रूल और द रिकमेंडेशन वर्ल्ड वाइड इज 136. Within 1 month there should be hearing screening. Many hospitals, the very good hospitals all over the world have universal hearing screening program. बच्चे के जन्म होने के बाद before discharge they will screen the child for any hearing loss. And the 3 months is to do a diagnostic testing. अगर स्क्रीनिंग में पास हो गया बच्चा तो कुछ नहीं करना, अगर स्क्रीनिंग में बच्चा फेल हुआ है तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग 3 मंथ्स में है, और उसके लिए 6 मंथ्स तक इंटरवेंशन हो जानी चाहिए। अगर बच्चे को कोई भी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है तो 6 मंथ्स तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दिस गोल्डन रूल इज़ 136 शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इन ऑल हॉस्पिटल्स। जी, डॉक्टर कंवर, क्या एज के साथ साथ ये समस्या बढ़ती है या इसके और भी कुछ कारण रहते हैं? जी, एज के साथ साथ जैसे कि 60 वर्ष की आयु के दौरान या उससे ज़्यादा किसी को, सबको नहीं होता है, किसी को ही जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को और भी दवाइयाँ चल रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको ये तकलीफ पहले आती है। इसके साथ साथ बच्चों में जैसे कि एडिनॉइड्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, उसके कारण भी कान के पर्दे के अंदर गाढ़ा द्रव्य भर जाता है, जिसको ग्लू ईयर कहते हैं। और इसी ग्लू ईयर की वजह से
सुनने की क्षमता बच्चे की कम हो जाती है। और जैसा मैंने अभी बताया कि अगर कान के कैनाल में अगर वैक्स जमा हो जाए तो उससे भी सुनने की क्षमता जो है कम हो जाती है। जी, मैं वैक्स पर वापस आपसे पूछूंगा। फिलहाल दिल्ली से दिनेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, टॉकिंग लाउडली ऑल द वाइल डज इट मीन हियरिंग लॉस? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ माय वाइफ who is on medication for hydroxyurea for excess platelets. Any further advice for more loss or more ओके, थैंक proper यू treatment? डॉक्टर राजीव। सेकंड सेगमेंट है मेरे क्वेश्चन का। हेलो, जी जी, जी जी। पूछिए। I want to listen everything at low volume always. Does it again medical loss or hearing loss? I'm 80. I'm also on medication for something else. थैंक यू। सो जैसे उनका पहला प्रश्न है कि उनकी वाइफ को थोड़ा ऊंचे में बात करना पड़ता है। इफ दे हैव टू स्पीक लाउडली दैट मे इम्प्लाई दैट द वाइफ इज हियरिंग हैज ए हियरिंग लॉस, एंड देयर आर मेनी ड्रग्स लाइक हाइड्रोक्सीयूरिया दे आर यूजिंग। देयर आर मेनी ड्रग्स दैट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द हियरिंग सिस्टम। उनको ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं। So my first suggestion is that they should visit any ENT doctor and get hearing level test, that is pure tone audiogram, that can be done, and that will show that the lady is having some kind of hearing loss or not. तो ऑडियोग्राम, ऑडियोमेट्री ये अलग है? No, it's the same thing. Pure tone audiogram and audiometry is the same thing. It can be done in any with any ENT doctor, and it will tell us what kind of hearing loss the person is suffering from, whether it is conductive or sensorineural hearing loss, and what is the degree of hearing loss, whether it is mild, moderate or severe hearing loss. That is the first suggestion. And second is, if somebody is want to, like he is watching TV and he has to turn on the volume at higher, then it means the patient is having some kind of hearing loss, which the other person find it little louder. जी जी। ईयर वैक्स की आप बात कर रहे थे डॉक्टर, तो कई बार होता है कि ऐसा कहा जाता है ईयर वैक्स जो है वो तो कान के लिए अच्छा होता है, कान की सेहत के लिए अच्छा है, तो उसको साफ ना करें, तो क्या करें, क्या ना करें? देखिए, अगर ईयर वैक्स अधिक मात्रा में अगर पैदा होता है किसी के कान में, तो वो कान में जो वाइब्रेशन जाती हैं पर्दे तक उसको रोक देता है, और ज़्यादा जमा होने पर उसको क्लीन करवाना चाहिए। अच्छा, खुद नहीं करना चाहिए, नहीं, खुद करवाना बिल्कुल नहीं चाहिए? करना चाहिए। किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाकर उसको क्लीन कराना चाहिए। और ये हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि लोग जो है अनस्किल्ड डॉक्टर्स होते हैं, उनसे जैसे कान को साफ करने वाले रेलवे स्टेशन पर या जी। बस स्टॉप पर कान मैलिए जिनको बोलते जी, हैं, जी। उससे कान साफ करा लेते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे कान के वैक्स साफ हो या ना हो, लेकिन पर्दा जरूर खराब हो जाता तो है। हम जो ईयरबड्स अपने कान में डालकर बिल्कुल साफ नहीं डालने करते हैं, चाहिए ईयरबड्स, गलत है डालना, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए ईयरबड्स, क्योंकि ईयरबड्स आप डाल देते हैं उससे जो वैक्स जो है और भी अंदर पुश हो जाती है और वो कान के पर्दे के ऊपर जाके जम जाती है। जी, कई बार ये भी देखा है डॉक्टर राजीव कि मान लो कई बार जैसे महिलाओं ने सुई लगाई हुई है, उस सुई निकालकर उसी से ही, तो सुई हो, ईयरबड हो, पेन हो, पेन, कुछ चाबी, किसी के भी इस्तेमाल ना करें। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे सर ने कहा, क्योंकि कोई भी हम वस्तु यूज़ करते हैं वो हमारी कैनाल की स्किन को ट्रॉमा कर सकती है, और ट्रॉमा होने के बाद वहाँ पे पेन और इन्फेक्शन शुरू हो सकता है, which can lead to further infections, and especially in diabetic patient it's very dangerous because that can lead to further, because उनका healing power थोड़ा कम होता है diabetic patients में, so it's not recommended to use any objects to clean your ears. जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है डॉक्टर कुंवर सेन, आप बता रहे थे कि कोविड का इम्पैक्ट अभी भी देखा जा रहा है जी। और कई बार ओपीडी में ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर सडन हियरिंग लॉस देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अभी हमारे पिछले 8-10 महीने से हमारे पास बहुत सारे सडन हियरिंग लॉस के पेशेंट्स आए हैं। किसी को एक तरफ है यानी यूनिलेटरल है, किसी को बायलेटरल है। सो ये दीज आर दी लेट इफ़ेक्ट्स ऑफ द कोविड इन्फेक्शन, और इसके लिए जिसको हियरिंग लॉस हुआ है 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जिससे कि उसका ट्रीटमेंट हो सके। अगर क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना जो है उसको रिवर्स होने की जो कंडीशन है वो नहीं होगी।
जी, राजस्थान से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जगनीत सिंह जी। नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, नमस्कार। मेरी तरफ से आपको भी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। थैंक यू। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं जगमीत सिंह बात कर रहा हूँ अपने राजस्थान से। मैं पूछना चाहता हूँ जो कानों के अंदर रेशा होता है ना, रेशा फाइबर के की बात अंदर कर रहे हैं आप? हाँ जी, बलगम, जी। जैसे बलगम आना, ये आंखों की नसें ब्लॉक करता है या आंखों के अंदर? और मेरी आंखों की नसें ब्लॉक हुई है कि ये रेशे के कारण होती है या कानों में भी आंखें का कोई उसका रेशे का संबंध होता है, ये पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब। कानों में जो रेशा होता है, जो ईयर डिस्चार्ज होता है, उनका आई से कोई लेना देना नहीं है। जो आई का जो रेशा है वो आंखों का जो पानी है उसमें कोई इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे आंखों के कॉर्नर में जमा हो सकता है। कानों का रेशा, कान में पर्दे में छेद है या इन्फेक्शन है तो कान से बाहर आएगा, बट उसका आई से कोई रिलेशन रेशा नहीं। अलग है जो कि डिस्चार्ज है, और वैक्स अलग चीज है। वैक्स इज टोटली डिफरेंट। तो रेशे में करना क्या है? आपके पास आना है, कोई दवाई डालनी है, कैसे हटे? सो जो कान से डिस्चार्ज या रेशा निकल रहा है, इट मीन्स देयर इज ए इन्फेक्शन इन आइदर एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर। उसके लिए ईएनटी डॉक्टर विजिट इज ए मस्ट, बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन विच कैन बी बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ईयर क्लीनिंग और उसके बाद एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ही उसको ठीक कर सकता है। जी, डॉक्टर कंवर, कान की जब हम बात करते हैं, कान की सेहत की बात करते हैं, तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है अक्सर। जी जी। क्या जैसे दूसरे मेडिकल टेस्ट होते हैं, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम बीपी चेक कराते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कोई टेस्ट है जो रेगुलर बेसिस पे हमें कराना चाहिए ताकि हम ये जो हियरिंग लॉस वाली प्रॉब्लम है इससे बच सकें? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, इसमें जो है मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हर साल उनका ईयर चेकअप होना चाहिए, जिससे कि अगर उसमें इन्फेक्शन है और बच्चे के कान का बहना शुरू हो गया है तो उसको रोका जा सके, उसको दवाई दी जा सके। दूसरा, अगर बच्चे के कान में वैक्स जमा हो रहा है तो उसकी दवाई, उसका इलाज हो सके। और उसके बाद जो एडल्ट्स में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में है जिसको कि ध्वनि प्रदूषण से एक्सपोज होना पड़ता है, जैसे ऐसा काम है कि ईयरफोन या हेडफोन लगाते हैं, जैसे गनर्स हैं मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो उनका पीरियोडिकल चेकअप, ऑडियोमेट्री, जैसे डॉक्टर राजीव ने भी बताया, ऑडियोमेट्री उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ है, 40s 50s में डायबिटीज़ है, तो उसको भी हर 6 महीने में अपना हियरिंग चेकअप करा लेना चाहिए। जी, मेडिकल एडवांसमेंट्स की अगर बात करें तो कॉक्लियर इम्प्लांट्स की बात होती है कि जो नहीं सुन पा रहा, आपने कॉक्लियर इम्प्लांट किया, क्या है ये? So cochlear implant is basically a latest device. It's a new thing which is now for 20-30 years. So suppose there is a child, a नवजात शिशु है जो congenital hearing loss है because of any reasons. So if he cannot hear, अगर वो सुन नहीं सकता है तो उसका बोलना भी डेवलप नहीं होगा, because these two centers in brain are connected to each other. So hearing loss can lead to delayed speech or no speech or language development. तो कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसी मशीन है जो कि सर्जिकली इनर ईयर में कॉक्लिया में इम्प्लांट की जाती है। उसके एक कंपोनेंट कान के अंदर है, दूसरा कंपोनेंट मैग्नेट के साथ यहाँ एक्सटर्नल ईयर से कनेक्टेड होता है, एंड देन दैट इम्प्लांट विल गैदर द साउंड एंड प्रोसेस इन द ईयर एंड लीड इट टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। सो बेसिकली इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ कॉक्लिया एंड गोज टू ब्रेन, एंड द चाइल्ड विल हियर साउंड एंड देन ही विल स्टार्ट developing his language and speech. जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं और पिछले 50 एपिसोड्स में हमारे रेगुलर कॉलर हैं। जी, नमस्कार। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से। जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया बढ़िया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, मतलब जो डीफ होते हैं वो उनमें डम्बनेस भी पाई जाती है। तो ये कह करके इनमें बहरे इसलिए गूंगे छोड़ दिया जाए, या इसका कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है? उनकी डम्बनेस को ठीक करने का कोई ट्रीटमेंट है क्या इसमें? जी डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे कॉक्लियर इम्प्लांट, अगर 1-3-6 मंथ्स में स्क्रीनिंग हुई, कितनी उम्र में हम बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं कि वो सुन सके? जी, बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट जो है 3 से 5 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए।
अगर उसके बाद करते हैं वो प्री लिंगुअल डेफनेस और दूसरी है पोस्ट लिंगुअल डेफनेस। मीन्स अगर बच्चे ने कभी साउंड सुनी नहीं है, स्पीच डेवलप ही नहीं हुई है, तो 3 साल आयु की वर्ष तक उसका ऑपरेशन या 5 साल की आयु के वर्ष तक उसका ऑपरेशन कॉक्लियर इम्प्लांट का हो जाना चाहिए। अब पोस्ट लिंगुअल डेफनेस है, मतलब अगर कोई बच्चा है या थोड़ा सा उसको लैंग्वेज या स्पीच उसकी डेवलप हो चुकी है और उसके बाद उसको हियरिंग लॉस होता है दोनों कान में, और तब उसका कॉक्लियर इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका तो कॉक्लियर इम्प्लांट कभी भी किया जा सकता है। जी डॉक्टर राजीव, क्या हमेशा इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी जब हम हियरिंग लॉस की बात करते हैं? क्या दवाई से या किसी और सर्जरी वगैरह से ठीक हो सकता है? सो कॉक्लियर इम्प्लांट नॉर्मली हम करते हैं जब दोनों कानों में सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। लेकिन अगर माइल्ड, मॉडरेट या माइल्ड मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस है, देयर इज ए कैटेगरी, WHO कैटेगरीज ऑफ हियरिंग लॉस, उसमें हम हियरिंग एड यूज कर सकते हैं अगर सेंसीन्यूरल हियरिंग लॉस है, मींस कॉक्लिया और उससे कॉक्लिया में कोई प्रॉब्लम है। बट अगर एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो सर्जरी एक ऑप्शन है जिसमें डिजीज को निकाल के हियरिंग रिकंस्ट्रक्शन, जो हियरिंग ऑसिकल्स होती हैं जो अंदर छोटी छोटी हड्डियां हैं, अगर वो डैमेज हैं किसी बीमारी से तो उनको रिपेयर करके हियरिंग इंप्रूवमेंट की जा सकती है। चलते चलते आप दोनों ने चश्मा लगाया है, हम भी चश्मा लगाते हैं, तो कोई स्टिग्मा नहीं है, लेकिन हियरिंग एड लगाने में क्या अभी स्टिग्मा आप देखते हैं, या अब अगर किसी को हियरिंग लॉस है, इतने अच्छे हियरिंग एड्स आ गए कि कोई स्टिग्मा नहीं है? अब स्टिग्मा बिल्कुल बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब हियरिंग एड ऐसे आ गए हैं जो कान के पिछले हिस्से में छुप जाते हैं या कान के कैनाल में अंदर फिट हो जाते हैं। उससे दिखाई भी नहीं देता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने हियरिंग एड लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। ये रात को सोते वक्त उतार देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जब नहाते वक्त उतार देना चाहिए, सोते वक्त उतार देना। जब आप टीवी देख रहे हैं, जब ग्रुप में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब इसको लगाया जाए। जैसे कि पढ़ाई के टाइम चश्मा लगाते हैं, उसी तरीके से कान का जो मशीन है हियरिंग एड लगा के आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि हम अपने कानों के ओर भी ध्यान देंगे और हम जो आज बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उसे सुन रहे होंगे। आज कार्यक्रम में आके डॉक्टर राजीव, डॉक्टर कंवर सेन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।